Hello students, welcome to my channel Concept Clarity Classes, and now in this video you will learn about foreign exchange rate. तो ये जो है क्लास 12th का बहुत ही important टॉपिक है। बीओपी के अलावा ये फॉरेन एक्सचेंज मिलाकर जो है आपका टोटल 6 मार्क्स का यूनिट बनता है। तो इन दोनों ही वीडियोस को जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो we'll start from the meaning of foreign exchange. Foreign exchange rate refers to all currencies other than the domestic currency of a given country. तो आपकी कंट्री की करेंसी के अलावा बाकी की जितनी भी करेंसीज होती हैं उनको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज। सो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इसमें आपकी ये कह सकते हो डॉलर है, येन है, पौंड है, ये सब आ गया। और फिर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। जब आप डॉलर को एक्सचेंज करते हैं रुपी से, है ना, तो वो आपका क्या हो गया? एक्सचेंज रेट। सपोज एक डॉलर जो है वो अगर 90 रुपीज का है तो इट मीन्स रुपी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.11 डॉलर। सो एक्सचेंज रेट जो है ये फ्लक्चुएट होता है, आपका डे बाय डे भी चेंज होता है और ईयर टू ईयर भी एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन। तो करेंसी डेप्रिसिएशन दिस रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। कि अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, देन इट इज सेड टू बी अ depreciation. It make the domestic currency less valuable and more of it is required to buy the foreign currency. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें कुछ भी खरीदना है तो उसके लिए फॉरेन से अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, उसके पीछे क्या रीजन है? तो ये हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन में, जिसमें सबसे पहला आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर आपके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना जो है गवर्नमेंट का मोटिव होता है। सो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट जो डेप्रिसिएशन कर रही है उसके पीछे फोरमोस्ट रीजन ही यही है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना है। तो आपको अपनी करेंसी की वैल्यू जो है उसको डेप्रिशिएट करना है, जिससे आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स जो है वो आपके कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए अब डॉलर महंगा हो गया तो आप इंपोर्ट कम करोगे। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का बढ़ना, इंपोर्ट का कम होना, तो इससे आपका क्या होगा? जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, या आप ये कह सकते हैं जो इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी है वो इंक्रीज हो गई, तो देन आपका नेशनल इनकम जो है वो आपका बढ़ जाता है। देन हम बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन की। करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे? आपका इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, आपके एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे, और आपकी नेशनल इनकम जो है वो भी कम हो जाएगी, जैसे अभी आपने डेप्रिसिएशन के अंडर समझा। नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स सबसे पहला इसमें आता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। दिस रेफर्स टू द सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इसको फिक्स कर दिया है। तो इसके पीछे पर्पस क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट एक स्टेबिलिटी चाहती है, जिसकी वजह से वो इसको फिक्स कर देती है। गवर्नमेंट को यहाँ पर बहुत ही रिजर्व जो है उनको मेंटेन करना पड़ता है जब भी आप फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करते हो। एंड अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स इन टर्म ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। तो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड की फॉर्म में जब हम इसको फिक्स करते हैं तो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो है ये आपका गोल्ड, सिल्वर या कोई भी इंटरनेशनल अग्रीड यूनिट हो सकता है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे पहला मेरिट बेटा इसका यही है, क्योंकि हम स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, है ना, तो हमें क्या चाहिए? हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको भी स्टेबल करके चलना है। ये आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है उनको इंक्रीज कर देता है, आपकी जो फॉरेन कैपिटल की मूवमेंट है उसको बढ़ा देता है, एंड इट एलिमिनेट्स द स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो स्पेकुलेशन वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उनको भी ये कम कर देता है। इट क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल एंड फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री फ्लो मोर क्विकली एंड स्मूथली। क्योंकि फिक्स्ड हो गया ना, तो उसकी वजह से जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज द डीमेरिट्स। अब डीमेरिट में सबसे पहला यही हो गया कि आपको बहुत ज्यादा रिजर्व्स मेंटेन करने हैं। तो गवर्नमेंट को जो है, क्योंकि उन्होंने जिन कंट्रीज के साथ फिक्स कर लिया उनके साथ तो बिजनेस रहेगा ही, तो उसके लिए आपको क्या करना है? रिजर्व्स को मेंटेन करना है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द रेट ऑफ एक्सचेंज, इज नॉट इजी, क्योंकि आपका बीओपी जो है वो भी इससे डायरेक्टली अफेक्ट होता है। तो बहुत बार इनको अपनी करेंसी को अंडर वैल्यूएशन भी होता है और ओवर वैल्यूएशन भी हो जाता है। तो ये सारी जो है फ्लक्चुएशंस रहती हैं, बट फिर भी क्योंकि कुछ बेनिफिट्स भी हैं इसके, इसलिए हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। एंड एक्सचेंज रेट कैन नॉट बी फिक्स परमानेंटली,
क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशंस है इंटरनेशनल मार्केट में, और उसकी वजह से बीओपी जो है वो आपको कंपेल कर देता है कि आप इसमें चेंजेस करें। देन हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डिमांड और सप्लाई के थ्रू जब आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है तो उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोल रहे हैं। अब यहाँ पर फ्लेक्सिबल है तो यहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरविनिंग कुछ नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एंड इस मेथड को जो है सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम भी हम कह देते हैं। द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट थ्रू थाउजेंड इंटरेक्शन, थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स हैं, फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो करेंसी को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके थ्रू जो है एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होगा। मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है इट्स सेल्फ एडजस्टिंग ऑटोमेटिकली, क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई से हो रहा है, और रिमूव द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी जो फिक्स मेथड में होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर रिसोर्सेज जो है उनका हम बेटर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टू रेज द फॉरेन एक्सचेंज। देन डीमेरिट्स क्या है इसके? यहाँ पर जो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है वो हमेशा चेंज होती रहेगी, क्यों? क्योंकि बार बार डिमांड और सप्लाई में चेंज हो रहा है, तो इट क्रिएट अनसर्टेनिटी अबाउट द अमाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका चेंज वाली सिचुएशन रहेगी तो अनसर्टेनिटी भी रहेगी। यहाँ पर स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा है, मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा है, तो स्पेकुलेटर्स मैनिपुलेट द मार्केट एंड मेक द एक्सचेंज रेट टू लो और टू हाई। दिस मेक्स द फॉरेन एक्सचेंज मेक्स अनस्टेबल एंड डिस्करेज फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होने की वजह से डिस्करेज भी हो जाता है। इट जनरेट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द इकोनॉमी when there is an increase in the price of import due to depreciation of the currency, तो ये भी एक डिमेरिट का पॉइंट बन जाता है। देन थर्ड आता है इसमें मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज का मतलब क्या हो गया कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों का मिक्स वर्जन हमने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के थ्रू तो हो ही रहा है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट भी इंटरविनिंग कर रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एंड इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवेन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू restrict the fluctuation in the exchange rate within a certain limit। तो गवर्नमेंट सर्टेन लिमिट तक रहे फ्लक्चुएशंस उसको कंट्रोल करने के लिए ही इंटरवेनिंग करती है। देन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं बेटा? देखो, सबसे पहले आपको गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना है, किसी भी करेंसी कंट्री से अगर आप बाय कर रहे हो, इट मींस अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उस कंट्री की करेंसी चाहिए। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करना चाहते हैं, देन अगेन यू नीड फॉरेन एक्सचेंज। आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है अब्रॉड में, अगेन यू नीड फॉरेन एक्सचेंज। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में यानी कि करेंसी को बाय और सेल कर रहे हैं तब भी आपको चाहिए। आपको गिफ्ट की फॉर्म में देना है, आपको रिमिटेंस मनी देनी है, आपको डोनेशंस देनी है, देन यू नीड फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो डिमांड कर्व जो फॉरेन एक्सचेंज का है, देखो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। जैसे नॉर्मल डिमांड कर्व आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे से डिमांड कर्व को बनाया और समझाया गया आपको कि डिमांड कर्व में हम ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड फॉर फॉरेन एक्सचेंज दिखा रहे हैं और ओ वाई एक्सिस पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दिखा दिया आपने। तो जब आपका रेट ऑफ एक्सचेंज हाई है तो डिमांड कम है, और रेट ऑफ एक्सचेंज जैसे ही कम हो जाता है डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड demand curve of foreign exchange. Next is the supply of foreign exchange, export of goods and services। अब आपको export करना है ना? तो when foreigners buy goods services from the home country, then they pay in foreign currency। ऐसे ही foreign investments के लिए foreign tourist जब आते हैं, या आपके पास लोन की फॉर्म में पैसा आ रहा है, या असिस्टेंस कहीं से आपको मिल रही है, तो बिल्कुल आप डिमांड के रिवर्स वाले पॉइंट्स जो है उनको कंसीडर करते हैं। दिस इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई कर्व की भी बात करें, नॉर्मल सप्लाई कर्व जैसे आप बनाते हैं तो ओ एक्स एक्सिस पर आपने सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दिखाना है और ओ वाई पर आप रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। इट मींस रेट के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ रही है। दिस इज अ सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देन बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट की। तो जैसा आपने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बनाया उसी से ही आप बनाएंगे कि अपवर्ड स्लोपिंग आपका सप्लाई कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग
स्पेंडिंग आपका डिमांड कर्व है। E इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड R इज द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन। बट यहाँ पर हमने 2 पॉइंट और भी लोकेट करके दिखाए हैं, R1 और R2, जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो क्लास 11th में, कि अगर आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ा दिया जाए तो आप देखो बच्चों यहाँ पर जो हमने रेड लाइन से दिखाया है दैट इज एक्सेस सप्लाई, है ना। एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। और उसी का वाइस वर्सा अगर आप लेते हैं कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज को R से कम करके हमने R1 कर दिया तो यहाँ पर आपकी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी सप्लाई, क्योंकि रेट कम हो गया तो सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड जो है ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मार्केट क्या है बेसिकली? अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। तो मार्केट तो कोई भी एक ऐसा प्लेस हो सकता है जहां पर कमोडिटी को या आप ये कहो करेंसी को खरीदा और बेचा जाएगा, तो वो मार्केट हो गई। एंड द बायर एंड सेलर इंक्लूड इंडिविजुअल, फर्म, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, कमर्शियल बैंक, जितने भी सेंट्रल बैंक है ना। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसीज विच आर ट्रेडेड, कन्वर्टेड एंड एक्सचेंज मार्केट। तो मार्केट में बेसिकली करेंसी को बाय एंड सेल किया जा रहा है। फंक्शंस क्या है इसके? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। इसमें 3 फंक्शंस जो हैं जिनको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज अ ट्रांसफर फंक्शन। दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर। अब आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यानी कि आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हैं तो आपको फंड्स को ट्रांसफर करना है। तो फंड्स को जब हम ट्रांसफर करते हैं एज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट तो वहां पर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे आपने पढ़ा वैसे ही बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। जो एक बाइंग और सेलिंग पार्टी होती है वो एक कमिटमेंट नोट साइन करती है। इसी तरह से बैंक में जैसे हम ड्राफ्ट लेते हैं वो, या फिर टेलीफोनिकली भी ट्रांसफर कर कर जो है हम फंड्स को ट्रांसफर करते हैं इन इंटरनेशनल मार्केट। देन क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन में हम बात करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है जिसकी मेच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स होती है ना, तो उसको जो है हम इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। एंड थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज हेजिंग फंक्शन। व्हेन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल एंड बाय गुड्स some future date, underline the point, some future date at the current prices and exchange rate, it is called hedging. hedging का मतलब बेसिकली क्या हो गया अब यहाँ पर कि आप बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, कोई एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो क्या रहेंगे? फ्यूचर डेट के रहेंगे। तो फ्यूचर डेट के लिए जब हम कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उस फंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? हेजिंग फंक्शन। देन काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो यहाँ पर 2 तरह की मार्केट को हम स्टडी करते हैं, एक स्पॉट मार्केट एंड दूसरा फॉरवर्ड मार्केट। सो स्पॉट मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्पॉट मार्केट। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है जो स्पॉट मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, बेसिकली जो करंट रेट होगा आपका, उसको हम स्पॉट मार्केट कंसीडर कर देते हैं। और फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। ये फ्यूचर डेट के लिए होता है। एंड रेट अग्रीड अपॉन टुडे, जो आज हम फाइनलाइज कर रहे हैं लेकिन होगा वो फ्यूचर डेट के लिए, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है आपको 15 मिनट के अंदर इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो एक्सप्लेन किया गया है, और जो आपको इसमें पीपीटी के अंदर जो मैटर भी मिल रहा है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बिल्कुल आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स के आंसर के अकॉर्डिंगली लिमिटेड वर्ड के अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और आगे भी आपको इस तरह की शॉर्ट वीडियोस मिलने वाली हैं जो आपके चैप्टर्स हैं, और टिल बोर्ड एग्जाम आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। तो बेटा आप प्लीज इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी वीडियोस जो है आपको इन फ्यूचर भी मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।